जिससे मान लीजिए करीब एक व्यक्ति से 5 सदस्य जुड़ते हैं तो 4 से 2 से 2.5 करोड़ युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। पिछले 11 साल 7 महीने से लगातार दोनों सरकारों में हमने संघर्ष किया है। लेकिन संघर्ष करने के बाद हमने जाना कि कभी उत्तर प्रदेश, कभी गुजरात, कभी उपचुनाव प्रदर्शन, कभी अनशन, कभी बड़े आंदोलन, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है और कुछ मांगे पूरी हो पाती है, कुछ मांगे के लिए युवा बेरोजगार तरसता रहता है, भटकता रहता है। ऐसे में हमने देखा कि इन चुनाव में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को युवाओं को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, ये मांग हम सभी राजनीतिक पार्टियों से हम करते हैं। और मैं भी ऐलान करता हूं कि इस चुनावों में युवाओं को न्याय मिले। 11 साल 8 महीने तक मैंने सड़कों पर लाठियां खाकर, जेल जाकर, अनशन करके युवाओं की आवाज बुलंद की है। अब विधानसभा में युवाओं की आवाज बुलंद करने का काम मैं करूंगा और इस बार मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, जिसका ऐलान करूंगा। किस पार्टी से, किस विधानसभा क्षेत्र से, इसका निर्णय आने वाले दिनों में युवा बेरोजगार से मिलकर लिया जाएगा, क्योंकि 2 अक्टूबर से लगातार युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि युवाओं से वो हम लोग मिलकर, दोनों सरकार हमने देखी, हम तुलना कर रहे हैं कि कौन सी सरकार सही है। राजनीतिक पार्टियों को भी समय दे रहे हैं कि उनकी बजट में, वो घोषणा पत्र में वो क्या डालेंगे, क्या युवाओं के प्रति क्या कार्य योजना है। हम सब युवा मिलकर तुलनात्मक अध्ययन करके और फिर उन विभिन्न नेताओं से मिलकर और हम निर्णय लेंगे किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं। ये निर्णय आने वाले समय में हम लेंगे। अभी युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम चल रहा है और निश्चितता इस बार चुनाव में जीत की चाबी युवा बेरोजगारों के पास होगी, क्योंकि युवाओं का बड़ा रोल होगा। क्योंकि आपने देखा होगा आचार संहिता लग गई, लेकिन युवा बेरोजगार आज भी जगह जगह भटक रहे, उनका कोई माध्यम नहीं मिल रहा। सरकार ने अलग अलग समाजों के लिए बोर्ड तो बना दिया उनके उत्थान के लिए, क्या युवा बेरोजगारों के लिए बोर्ड नहीं बनना चाहिए था? आज युवा बेरोजगार कभी कर्मचारी क्षेत्र में बोर्ड, कभी आरपीएससी, कभी बीकानेर, कभी स्वास्थ्य भवन, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट, कभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, कभी बीकानेर, हर जगह चक्कर काट रहा है। तो आखिरकार उनको सभी को रोजगार कब मिल पाएगा? 2013 में हमने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। 2018 में हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था और कांग्रेस सत्ता में आई थी। और इस बार जिधर युवा जाएंगे वही राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी, क्योंकि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। बड़ी भूमिका युवाओं को भी, ये राजनीतिक पार्टियों तक हमारा मैसेज है। क्योंकि ये ना सोचे कि हर बार हम गुमराह करके वोट ले लेंगे। इसलिए युवा तत्पर हैं, अलर्ट हैं, वो कह रहे हैं कि युवाओं की सीधी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए। हम ये राजनीतिक पार्टियों से ये भी अपील करना चाहते हैं कि आचार संहिता लगने से कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अटकी पड़ी है, जिनके नियुक्ति आदेश हो गए, जिलाओं के हो गए, स्कूल मिल गए। तो सभी राजनीतिक पार्टियां थोड़ा सा कष्ट करें, चुनाव आयोग से परमिशन दिलाकर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाएं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मुझे तो भागना है ही, मुझे तो भागना है, हर जगह जाना है। लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि हम उन नेताओं को चुनते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनको यह भी पता नहीं कि डीओपी सेक्रेटरी कहां बैठता है, एजुकेशन सेक्रेटरी कहां बैठता है। आज पूरे सिस्टम को हमने संघर्ष करके पहचान लिया है कि सिस्टम में क्या खामियां हैं, कैसे दूर हो सकती है और कैसे युवाओं को सब पे न्याय मिल सकता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जब भी बड़ी आवाज उठाते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इसलिए इस सिस्टम में हम अंग बंद कर, इस सिस्टम में घुसकर विधानसभा में मजबूती से आवाज उठाएंगे और आंख से आंख मिलाकर जवाब मांगेंगे कि आपने ये कहा था, आपने क्यों नहीं किया, कब तक ये होगा। क्योंकि इसलिए मैं और युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि वो भी इस मैदान में उतरे युवाओं की आवाज बुलंद करने के लिए। हम ये भी जो प्रमुख, जो हमारे मुद्दे हैं, राजनीतिक पार्टियों के सामने बात रखेंगे, जिनको समर्थन देंगे, उससे पहले हम युवा संवाद कर रहे हैं। समर्थन किन मुद्दों को लेकर दिया जाएगा, क्या उनके विचार हैं, पेपर लीक रोकथाम के लिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान बनाने के लिए उनकी क्या योजना है। जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति हो गई, चाहे वो पंचायती राज जेईन भर्ती 550 पदों पर हो, 322 पदों पर जेईन भर्ती हो, चाहे वो एलटीसी भर्ती हो, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे पर्यटन सहायक अधिकारी हो, चाहे प्रोग्रामर हो, संस्कृत शिक्षा विभाग की कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का नियम संशोधन हो गया, 2200 से ज्यादा पदों पर अध्यापक भर्ती हो, पटवारी हो, अयन हो, सामान्य शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, एसआई हो, विशेष जिन भर्तियों की वित्तीय स्वीकृति हो गई और जिन भर्तियों की अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी में हो, जो पार्टियां विश्वास दिलाएगी आने के बाद इन भर्तियों को नहीं रोकेंगे, हम पूरा करेंगे।
चाहे वो लंबित भर्तियां हो, चाहे प्रत्याधीन भर्तियों को पूरा करने का विश्वास दिलाए, कहे कि प्राथमिकता के साथ करेंगे और घोषणा पत्र में डालेंगे। इन सब के बाद हम सब मिलकर निर्णय लेंगे किसके साथ जाएंगे, क्योंकि युवाओं को डर यह है कि आचार संहिता लगी, चुनाव आ गए, मेरी नियुक्ति का क्या होगा, कहीं सरकार बदल गई या सरकार रिपीट होती है, कोई राजनीतिक दल दूसरा सत्ता में आता है, तो क्या प्रत्याधीन भर्तियों को रद्द किया जाएगा या पूरी की जाएगा? जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिलेगी क्या उनकी भर्तियों की विज्ञप्ति जारी की जाएगी या रद्द कर दी जाएगी? जिनकी एग्जाम होनी है क्या वो समय पे एग्जाम हो पाएगा? बहुत सवाल चले राजस्थान के युवाओं में। तो इसलिए उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए हम राजनीतिक पार्टी का चयन करना, समर्थन देना, साथ जाना, आने वाले समय में हम सब मिलकर निर्णय लेंगे। सरकार बनते शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, रोड विभाग, पंचायत राज विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा विभाग में नई भर्तियों के लिए जो फाइलें चली थी लेकिन आचार संहिता लग गई, क्या उनमें भर्तियां निकालने की वो मादा रखते हैं? क्या उनके विचार है? क्या उनकी कार्य योजना है? ये भी एक महत्वपूर्ण, इस बिंदु को भी मद्देनजर रखा जाएगा। जिन भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम आपने देखा होगा, सारी भर्ती परीक्षाओं को आगे कर दिया गया था। अब इन चीजों को लेकर इसके अलावा आपने देखा होगा कि अध्यापक भर्ती में 4,500 पद अचानक कम कर दिए गए। सरकार ने 31,500 के लिए कहा, फिर 4,500 पद कम कर दिए। युवा भटकते रहे। सीएम साहब से कब मुलाकात हुई? अंतिम समय मुलाकात हुई, उन्होंने कहा विचार करेंगे जब तक आचार संहिता लगे। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में शिथिलता के लिए युवाओं को गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाना पड़ा और कहा नियम नहीं है, बाद में पता चला नियम है, वहां भी युवाओं को राहत नहीं मिली। आपने देखा होगा हमने लगातार आवाज उठाई है, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड हो, चाहे आरपीएससी हो, यहाँ यूपीएससी की तर्ज पर एक निष्पक्ष कमेटी बनाकर सदस्य और आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। ये राजनीतिक रेवड़िया, राजनीतिक नियुक्तियां बंद करें। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं हूं, योग्य व्यक्ति किसी भी जाति का हो, लेकिन उसका चयन पारदर्शिता के साथ हो। आरपीएस में आपने देखा होगा कटारा पकड़ा गया, कितने सवाल उठे। ऐसे में अब आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड और भर्ती परीक्षा एजेंसियों की पारदर्शिता होना जरूरी है। इसलिए यूपीएससी की तर्ज पर कमेटी बनाकर अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होना चाहिए, कि लगातार राजस्थान के युवा मांग कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है साक्षात्कार, इंटरव्यू, वो खत्म होना चाहिए। इस पे राजनीतिवाद, पैसावाद, भतीजावाद ये चल रहा, ये खत्म करने की मांग हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा भर्ती परीक्षाओं में एग्जाम होता है, प्रश्नों का विवाद होता है। जो अधिकारी, मुझे समझ में नहीं आता, जो प्रश्न बनाने वाला अधिकारी की दारू पी के पेपर बनाता है क्या, भांग खा के पेपर बनाता है क्या? 10 प्रश्नों का डिलीट कर दिया जाता है, आंसर चेंज कर दिया जाता है और न्यायालय में अभ्यर्थी जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक पशुधन सहायक भर्ती का एक बड़ा उदाहरण है, वहां जाकर वो केस जीत गए, दोबारा परिणाम जारी करने का आदेश दिया गया है। कितने पैसों की बर्बादी हुई, कितने पीड़ित युवा बेरोजगार हुए। तो उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए और ये विवाद उत्पन्न नहीं होने चाहिए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा का बड़ा व्यापार चल रहा है। दिव्यांग सर्टिफिकेट, खेल सर्टिफिकेट, इसको लेकर भी उचित कदम उठाया जाए, कानून बना जाए। हम तो यह चाहते हैं कि पेपर लीक कर इन जैसे फर्जीवाड़ों के खिलाफ उम्र कैद की सजा क्या, फांसी देने का कानून बना जाए, क्योंकि युवाओं को सपनों को तोड़ने का ये काम कर रहा है। इन सब युवाओं को मुद्दों को लेकर जो राजनीतिक पार्टी अपनी इच्छा शक्ति दिखाएगी, उनका घोषणा पत्र रहेगा, उनसे हम मुलाकात करेंगे विभिन्न दलों के नेताओं से, और वो कहेंगे कि हम युवाओं के साथ हैं, तो हम विचार करेंगे, युवाओं से विचार विमर्श करके हम निर्णय लेंगे हम किस पार्टी के साथ जा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित है, पूर्व में भी 2013 में हम जब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया तो सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, 2018 में कांग्रेस को दिया तो कांग्रेस सत्ता में, और इस बार जिसको हम समर्थन देंगे वही सत्ता में, वही पार्टी आएगी। ये युवाओं ने निर्णय लिया है और लगातार युवा बेरोजगार जन संवाद हमारा प्रोग्राम चल रहा है। और युवाओं की मंशा देखिए, जब मैं युवाओं से मुलाकात की, जब मैं यहाँ जन सुनवाई करता हूँ, जब सैकड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार आते हैं, उनके चेहरे को मैं देखता हूँ, रोते हुए चेहरे को देखता हूँ, उनके आंसू देखता हूँ, मैं ऐसा ही महसूस करने लग जाता हूँ। हालांकि 11 साल 8 महीने के संघर्ष में पूरे देश में ऐसा कोई युवा नहीं होगा जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन किया हो, 4 राज्यों में आंदोलन किया हो, 12 बार अनशन किया हो, 17 बार जेल गया हो, दर्जनों मुकदमे दर्ज हो, और फिर भी हार नहीं मानी और झूठे षड्यंत्रों में जेल में डाला गया हो। हर समस्याओं का सामना करते मैंने लड़ाई लड़ी। 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगारों को, उन परिवारों को, उन गरीब किसान, आम आदमी के बेटा बेटियों को रोजगार दिलाने का काम किया। लेकिन मुझे लगने लगा कि सिस्टम में जाकर आवाज उठाने में उचित प्रतीत होगा, इसलिए हमने निर्णय लिया कि इस बार विधानसभा चुनाव युवाओं को लड़ना चाहिए, जिसकी पहले मैं कर रहा हूं। क्योंकि ऐसा नहीं, मैं कोई पैराशूट नहीं, 11.5 साल 8 महीने संघर्ष करने के बाद काम करके जनता के बीच में जा रहा हूं, वो भी युवाओं के लिए जा रहा हूं। और युवाओं से जनसंवाद हमारा प्रोग्राम चल रहा है। यदि युवा ये कहेंगे
कि उपेंद्र यादव आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मैं ऐलान करता हूं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। मैंने आज तक 11 साल 8 महीने युवाओं के भविष्य के लिए दिया है, सड़कों पे सोया हूं। जो पिछली दीपावली गुजरात में और उस पिछली दीपावली मैंने शहीद स्मारक पर यानी कि परिवार से दूर रहकर मैंने त्योहार भी नहीं बनाए, बेरोजगारों के सपनों के लिए 11 साल 8 महीने दे दिए। जिन नेताओं को यह पता नहीं कि सचिवालय के किस गेट से घुसा जाता है, कौन सी फाइल कहां है, कौन सी भर्तियों की क्या स्थिति है, मैं चुनौतीपूर्ण नेताओं को देता हूं कि आ जाइए सामने बता दीजिए, और नहीं मैं बिना देखे भर्तियों की स्थिति बता दूंगा कि आरपीएससी क्या हालत है, कर्मचारी चयन बोर्ड की क्या हालत है, बिजली विभाग की क्या हालत है, हर विभाग की हर बात मैं बता सकता हूं क्योंकि युवाओं के बीच में रहता हूं। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूं कि जाति और धर्म से हटकर योग्य अभ्यर्थी का चयन करें जो युवाओं की आवाज बुलंद कर सके। युवाओं के नाम पे वोट लेने सब आ जाएंगे, जब युवा जेल में जाते, लाठियां खाते, सड़कों पर चढ़ते, अनशन करते, तब कोई साथ नहीं आता। अब पहचान करने का समय आ गया। पेपर लीक को लेकर हमने 11 रैलियां निकाली, जोधपुर से लेकर अलवर से लेकर आरपीसी के बाद प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज और मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन हमने लगातार संघर्ष जारी रखा, अनशन किया और 12 मार्च को मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। उसके बाद देश में उम्र कैद का कानून राजस्थान में आया। लगातार संघर्ष जारी है और जो दूसरी पारी की जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, युवा बेरोजगारों के भविष्य के लिए समर्पित होगी, उनकी आवाज बुलंद करने की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में जाना नहीं होगा। क्योंकि जब विधानसभा में सामने खड़े होकर जब सवाल करने की हिम्मत होगी, आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछने की हिम्मत होगी कि जो युवाओं ने वोट देकर जिताए उनके भविष्य की उन भर्तियों का क्या हाल है, और आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि 2 अक्टूबर से युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम हमने शुरू किया था, लगातार जारी है। उसके बाद सारी परिस्थितियों को, चाहे लंबित प्रत्याशित भर्तियों को पूरी करने की मांग हो, चाहे पेपर लीक की मांग हो, चाहे नियम संशोधन, और जो युवाओं की तमाम समस्याओं को लेकर जो पार्टी सोचती है कि हम इनके हित में कार्य करें, घोषणा पत्र में डालेंगे। इनकी कार्य योजना डालने के बाद हम लोग निर्णय लेंगे किस पार्टी के साथ जाना है। लेकिन आज मैंने चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया, लेकिन जन युवा बेरोजगार संवाद जब समाप्त होगा एक बार उनसे वो चर्चा करूंगा। यदि वो कहेंगे कि इस रास्ते में नहीं जाना तो नहीं जाऊंगा, अन्यथा जिस प्रकार अभी तक मैंने युवा जनसंवाद प्रोग्राम किया, युवाओं ने कहा कि हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए, आपको विधानसभा में जाना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। और ये 11 साल 8 महीने की तपस्या के बाद ये मैंने निर्णय लिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं स्नेह देना चाहूंगा, मैं मीडिया को स्नेह देना चाहूंगा कि आज तक जब उपेंद्र यादव को षड्यंत्र के तहत डाला गया, युवाओं की आवाज बुलंद हुई, तो मेरी मीडिया ने मेरा इतना साथ दिया कि आज उपेंद्र यादव यहां तक पहुंचा है। कोई किसी न किसी का हाथ होता है, तो मेरे पीछे मेरे चौथे स्तंभ मीडिया, जिन्होंने हर पल हर गरीब युवा बेरोजगार की आवाज उठाने का काम किया है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कोटि कोटि मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनकी वजह से आज जो 2.5 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार को मैं सरकारी नौकरी दिलाने में कामयाब हो पाया, तो कहने की इनका बड़ा योगदान है। अब आपके कोई सवाल हो? 11 साल से संघर्ष कर रहे हो, दोनों पार्टी आपने चयन कैसे करोगे कि किसे भी जा रहा है कांग्रेस? देखो, युवा बेरोजगार संवाद कार्यक्रम हमने शुरू किया, युवाओं से संवाद भी करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस बात सबसे बड़ी युवाओं की भूमिका युवाओं के लिए, तो उनकी जन भावनाओं को समझते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए निर्णय तो लेंगे, लेकिन तुलना यह कर रहा है कि कौन आसानी से मिलता था, किसने क्या किया। पेपर लीक, बड़ा पेपर लीक हो गई, भर्तियों का मुद्दा है। जब विभिन्न दलों के नेताओं से मिलेंगे, उनके सामने बात रखेंगे कि ये हमारी प्रत्याशित भर्ती है, ये नहीं भर्ती है, इनकी वित्तीय स्वीकृति क्या इनको करने में सक्षम है। हम सब मिलकर निर्णय लेंगे कि जो युवा के हित में होगा वो हम सब मिलकर करें। अगर किसी पार्टी का चयन नहीं कर पाए तो देखो, युवा संवाद कार्यक्रम के बाद ही निर्णय लेंगे। मैं अभी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, युवाओं से संवाद को से शुरू किया, उनकी जन भावनाओं को समझते हुए ऐलान किया, क्योंकि जीत की चाबी युवाओं के पास है, सबसे ज्यादा वोट देते हैं। हमें फुटबॉल बना के रख देते हैं, कभी कौन पार्टी कॉल करती है, कभी कौन पार्टी कॉल करती है। क्या हमारा व्यक्ति विधानसभा में जाकर युवाओं की आवाज बुलंद करे, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता हो सकता है। क्योंकि हर चीज को हम जानते हैं, जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, चाहे पार्टी का नेता विधानसभा में उठाता है, उसको ब्रीफ हम करते हैं। जब ब्रीफ करने वाला ही वहां जाकर आवाज उठाएगा, कहेगा बता दीजिए क्या हुआ, उसमें बहुत अंतर भी आएगा युवाओं को। रहा पार्टी का चयन तो नहीं हुआ है, सीट का आपने सोच लिया कहां से लड़ेंगे चुनाव? नहीं, सीट और पार्टी दोनों का चयन बहुत जल्द हम कर देंगे। युवा संवाद एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैं भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैंने पूरे राजस्थान के लिए काम किया ना, पूरे राजस्थान के युवा चाहते हैं, अलग अलग जगह से लोग कह रहे हैं, तो ये सब मिलकर जल्दी निर्णय लेंगे। लेकिन उससे पहले
पार्टियों की मंशा क्या है, युवाओं के प्रति उनकी मंशा क्या है, उनकी क्या कार्य योजना है, क्या वो करने वाले हैं पेपर लीक को लेकर, लंबित भर्ती को लेकर, तमाम युवाओं के मुद्दों को लेकर। जब उनको समझने के बाद हम निर्णय लेंगे। सवाल ये है, आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अभी फिलहाल हमने निर्णय ये लिया है कि चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन अब जैसे युवाओं में जनसंवाद हम कर रहे हैं, युवाओं के बीच में जा रहे हैं, और जब राजनीतिक पार्टियों से जब हम संवाद करके बात करेंगे युवा बेरोजगार के विभिन्न मुद्दों को लेकर, और वहां से क्या निकल कर आता है, फिर युवाओं से दोबारा संवाद होता है और फिर मिलकर हम निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल निर्णय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है कि कई लोग ये सोचते हैं, पहुंचते भी आप भी और तमाम लोग पूछते कि आप चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने कहा हाँ लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों से तो मैं बेहतरीन हूं जिनको ये पता नहीं कौन से विभाग का गेट किधर से खुलता है, कौन सा अधिकारी कहां बैठता है, कौन सी फाइल कहां है, कौन सी भर्ती का परिणाम आ गया, कौन से युवाओं के भविष्य के बारे में पता नहीं, उनसे बेहतरीन हूं जो सड़कों पे रहूं, हर चीज के बारे में जानता हूं, कहीं वहां जाकर उनकी आवाज उठाऊं, उन माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊं, मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए निर्णय लिया है। लेकिन आने वाले समय में जब मैंने बताया पार्टियों के प्रमुख विभिन्न लोगों से मुलाकात के बाद, युवा बेरोजगार से मुलाकात और समाज के बाद हम अंतिम निर्णय लेंगे। पार्टी को समर्थन देना एक मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं, चुनाव लड़ना एक मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं, क्या एक मुद्दे पे चुनाव लड़ने की बात हो सकती है? किसान और युवा एक सिक्के की दो पहलू, हर परिवार में कोई ना कोई बेरोजगार तैयारी कर रहा है। और मैंने कहा ना 2.5 करोड़ के लगभग युवा है, और दूसरी बात यही युवा ये बड़ी मजबूती से धरातल को संघर्ष करेंगे, क्योंकि अलग अलग मुद्दों में जाना, जैसे आपने देखा होगा, आपने 11 साल 8 महीने से देखा होगा कि युवा बेरोजगार के अलावा किसान आंदोलन भी हुआ, कई विभिन्न आंदोलन होते हैं पानी को लेकर, मैं कभी नहीं गया क्योंकि उसको कहेंगे ठोकी राजनीति। जिन युवाओं के लिए आप लड़ रहे हो उनके भविष्य के लिए आगे भी लड़ते रहो। पेपर लीक की समस्या भी समाप्त नहीं हुई, बेरोजगार की समस्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है, बेरोजगार की समस्या सरकारी जॉब से नहीं प्राइवेट क्षेत्र में भी इसकी समस्या का हल किया जाए, तो सरकारी योजना हमने तैयार कर रखी है। हम विभिन्न दलों के सामने भी वो बात रखेंगे, यदि हमारी कार्य योजना को सुनकर यदि इस पे बेहतरीन कदम उठाते हैं उसके बाद हम सब मिलकर अच्छा नहीं। 2013 में आप बीजेपी के साथ थे, 2018 में आप कांग्रेस के साथ थे, आपने कहा कि कौन सी पार्टी युवाओं को जो है घोषणा पत्र में प्रमुखता देती है, प्रमुखता तो पहले भी पार्टी ने दी होगी, तभी आप साथ लिए बीजेपी कांग्रेस, आप ये कैसे डिसाइड करोगे कौन सी पार्टी वो युवाओं को प्रमुखता देगी और घोषणा पत्र में अगर युवाओं के मुद्दे शामिल करेगी तो क्या गारंटी है कि मुद्दे पार्टी वो पूरे करेगी, कैसे डिसाइड करोगे? देखो दोनों सरकारों ने संघर्ष किया तो थोड़ी थोड़ी पहचान तो होगी, फर्क तो होगी, लट उसमें भी कहे लट इसमें कहे, हम किसमें कहे, ज्यादा रोजगार किसमें मिला, कौन चुना विकल्प हमारे और भी है ना, दो बड़ी पार्टी के अलावा विकल्प और भी है, और विकल्पों की हम विचार करेंगे, लेकिन इस बार युवाओं की बड़ी भूमिका होगी, जीत की चाबी युवाओं के पास। 2018 में कांग्रेस को समर्थन दिया था, यानी कि वो आपकी उम्मीदों को खरा नहीं उतरा। देखो अभी मैंने एक चीज आपको मैंने बताई थी कि हम लोग दोनों कार्यकाल, दोनों पार्टी के दोनों कार्यकाल रहे, इसके हम लोग तुलना करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे, और मुलाकात के बाद हम ये हमारी जो मैंने बताया जो प्रत्याशित भर्तियां युवाओं में एक डर है कि जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल गई, जिन भर्तियों क्या उनकी भर्तियों वित्तीय जारी पाएंगे, जो प्रत्याशित लंबित है क्या वो भर्तियां पूरी हो पाएंगी, जो नियम संशोधन होने थे आचार संहिता लगी क्या वो नियम संशोधन हो पाएंगे। तो इन चीजों को लेकर हम जब मुलाकात करेंगे, हमें लगा कि हमें ये कह रहे हैं और हमसे संतुष्ट है, युवा संतुष्ट है, उसके बाद निर्णय लेंगे। अभी हमने युवा बेरोजगार संवाद जो जनसंवाद प्रोग्राम इसीलिए चलाया है कि इस पार्टी से आप संतुष्ट हो, पिछला कार्यकाल हमने देखा, इस सरकार का कार्यकाल हमने देखा, हमारे पास और भी विकल्प है, तो सोच समझ के, ऐसा नहीं जल्दबाजी में ऐसा निर्णय हो जाए सब हो जाएगा, वही जो युवाओं की आवाज है, युवाओं की समस्याओं को समझे, तो सोच समझ कर हम निर्णय लेंगे। जिंदाबाद। तो मैं